नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग हमारी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं डेली करंट अफेयर के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर में चल रहा है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रिसर्च, इंडिया रिसर्च ट्रेंड स्कैप एंड जेंडर गैप। इसका मतलब ये है कि जो भी रिसर्च भारत में लोग करते हैं, जो भी लोग आर एंड डी के वर्कफोर्स में हैं, उनमें से कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं और उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कितना है और वो कब अ, कहाँ पर लीक कर रहा है। मतलब हम इस स्टैटिस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो पहले तो मैं आपको सब बताता हूँ कि जो भी वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में इन सब्जेक्ट्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म स्टेम, उसमें जितने भी महिलाएं ग्रेजुएट होती हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें से 43% महिलाएं भारत से होती हैं। मतलब कि आपका बीएससी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बीटेक हो गया, या उसके ऊपर के ग्रेजुएशंस हो गए, इवन जो आपके जूनियर कॉलेज लेवल के हो गए, 11th 12th लेवल के जो होते हैं, उनमें भी जो लड़कियां साइंस लेती हैं, वो सब मिला के 43% होता है वर्ल्ड वाइड। मतलब आप समझ रहे हो, 43% महिलाएं साइंस के सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट होती हैं। जितनी भी महिलाएं साइंस के सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होती है वर्ल्ड वाइड, उनमें से 43% महिलाएं होती है, लेकिन उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आर एंड डी में, मतलब इन 43% को भी अगर हम लोग 100% मान के चलते हैं, तो इसमें आर एंड डी में खाली 18% ही महिलाएं हैं जो भारत में, देश में कंट्रीब्यूट करती। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये आपको एक लीकी पाइपलाइन, मतलब एक मेटाफोर है। मैं आपको इसके बारे में नीचे बताऊंगा, आगे जाके इसमें एक्सप्लेन मैं करता हूँ आपको, लेकिन ये एक मेटाफोर है। इसमें आपको समझेगा कि ये सब चीजें ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ करंट स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ पहले, जो कि आपके प्रीलिम्स के रिले कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है। कि जो भी वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग ग्रेजुएट होते हैं पीएचडी में और साइंटिफिक पब्लिकेशंस करते हैं, जर्नल्स, जो भी यूनिवर्सिटीज के जर्नल्स होते हैं ग्लोबली, उनमें थर्ड रैंक पर भारत आता है। थर्ड रैंक पर ग्लोबल रिसर्च और साइंटिफिक पब्लिकेशन में। ये आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा है आपका नेशनल रिसर्च एजेंसीज, जो है, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, उनमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो अभी के लिए डीआरडीओ में महिलाओं का प्रतिशत 14% है, और जो एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइज और इंस्टीट्यूट है, आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, में 8% महिलाएं ही फैकल्टी हैं। तो आप समझ सकते हो कि इतना हाई लेवल पे ग्रेजुएट होने के बाद में भी, इतना ज़्यादा परसेंट होने के बाद में भी, कितनी प्रतिशत महिलाएं आर एंड डी में आती हैं। तो आगे का स्टैटिक में ये है कि ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन आर एंड डी इज करेंटली बिटवीन, तो जो हमारा गवर्नमेंट आर एंड डी पर खर्चा करती है, उसका, उसमें जीडीपी का 0.647 कंट्रीब्यूशन होता है टोटल जीडीपी का। तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद में भी गवर्नमेंट महिलाओं को एक आगे लाने में नाकाम रही है। इवन ये गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट बाद में आती, पहले सोसाइटी आती है। तो ये सोसाइटी ने ही इस चीज को जकड़ा हुआ है। इसको उत्थान के लिए या इसके आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करने के लिए, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे एन आर एफ, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसका ये है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में होते हैं उन, और जो गवर्नमेंट का होता है कंट्रीब्यूशन, उसमें ये आर एंड डी बड़ा, आर एंड डी में खर्चा, मतलब फंडिंग इंक्रीज करना है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, और अ, जो भी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक फंडिंग होती है आर एंड डी के लिए, उसको बढ़ाना है।
तो ये एक अनुसंधान, नेशनल अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन है। ये स्टेटिस्टिक्स से टोटल जीडीपी का 64.664 टू 7% ऑफ टोटल जीडीपी गवर्नमेंट स्पेंड करती है। फिर हमारा विज्ञान ज्योति स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हुई है, जो कि हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम परस्यू करने वाले साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी कुछ हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट, उसको हेल्प करके उस केस में गर्ल्स को हेल्प करके गवर्नमेंट इंक्रीज करे कंट्रीब्यूशन ऑफ द गर्ल्स इन द स्टेम and in the workforce. Kiran scheme provides fellowship for women scientists and return to the career break. तो जो वुमेन साइंटिस्ट है, मतलब आफ्टर मैरिज, आफ्टर प्रेगनेंसी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी वो क्योंकि आप समझते हैं कि यू नो दैट 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव दिया है गवर्नमेंट ने, सबको मैंडेटरी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो जॉब स्विच कर देती है, स्टॉप कर देती है। तो उस केस में महिलाओं को जो साइंटिस्ट अपनी फील्ड से हट चुकी हैं ड्यू टू सम रीजन, और कुछ बिजनेस बिजनेस में चली गई, जो भी है, तो उनको वापस से गवर्नमेंट रिसर्च आएंगे लेकर आए और उनका उनके मार्गदर्शन से हमारे देश में एक अच्छा माहौल बन जाए महिलाओं के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर जेंडर एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज। तो जेंडर, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज, इसका थीम जो है 2026 हैज बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमन फार्मर। ये याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2026 का हमारा इवन अदर जो एग्जाम्स होती हैं उनमें भी प्रीलिम्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो 2026 जो है यूएन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फार्मर। तो इसमें अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं, ये आपके पॉइंट्स हैं जो आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप मेंस में आपके मेंशन कर सकते हो। तो वर्कफोर्स 80% of rural women are engaged in agriculture, performing 7% of farm tasks। मतलब कि अब समझते हो, आप गाँव में जाते होगे आपके रिलेटिव्स के यहाँ, या ऐसे ही घूमने के लिए, या कभी आप निकले होंगे तो आपने देखा होगा काफी सारी महिलाएं हम एग्रीकल्चर लैंड पे काम कर रही होती। तो वो दो तरह की महिलाएं होती है, एक तो जिनका खुद का लैंड होता है वो काम कर रही होती, या फिर वो मजदूर होती हैं। तो दो तरह की महिलाएं होती हैं जो फार्मलैंड पे काम करती। तो अगर हम लोग जितने भी रूरल लेवल पे महिलाएं हैं उनमें से 80% महिलाएं 80% महिलाएं रूरल लेवल में, 80% महिलाएं एग्रीकल्चर में एंगेज होती है, और 70% महिलाएं फार्म टैक्सेस में। जैसे कि एग्रीकल्चर के अलावा भी काफी सारे फार्म टास्क होते हैं, जैसे लाइव स्टॉक को मैनेज करना, उनको खाना देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेक्टर वुमन कंट्रीब्यूशन इज टू 90%, 95% ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज एक्टिविटीज। तो जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज एक्टिविटी है वहाँ पे भी महिला, जैसे मैं मुंबई रहता हूँ, मुंबई में मैंने काफी बार देखा है जो फिश सेलर होते हैं उनमें 90% मैंने देखा है महिलाएं ही होती हैं। बाकी रेयरली मैंने कभी देखा है कि कोई फिश सेलर में कोई जेंट मेल पर्सन सेल कर रहा हो। तो ये एक चीज है रूरल वुमन, ये आप मेंशन कर सकते हैं। और लैंड गैप,
The only 13.4 you can mention is that as a 14% also. So 14% agricultural land holding are registered uh, to women, limiting to their access to their credit. तो आप समझ रहे हो 80% महिलाएं रूरल एरिया में फार्म लैंड पे काम करती हैं और उनको जब और only 30% agricultural land holding in the agricultural land holding is on registered on the woman on the name of woman. So बहुत ही ह्यूज गैप है। तो ये भी गवर्नमेंट को इस गवर्नमेंट इसके लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च करी है। और स्कीम्स में आपको एज यहाँ पे बताता हूँ। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रीलिम्स और मेंस। तो आपका पहला हो गया नमो ड्रोन दीदी। दूसरा है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तीसरा है लखपति दीदी। तो नमो ड्रोन दीदी ये इस स्कीम में जो है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनमें महिलाओं को सिखाया जाएगा कि एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उनमें 15,000 महिलाओं को पहले पहले फेज में टारगेट कर रहे हैं। दूसरा है आपका महिला किसान सशक्तिकरण योजना परियोजना। इसमें फोकस किया जाएगा क्लाइमेट रेसिडेंट फार्मिंग। तो क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग मतलब कि आपका हम लोगों के गांव में गांव में बोला जाता है मौसमी फल। मौसमी फल मतलब कि एक एग्जाम्पल है क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग का कि जब जैसा आपका मौसम, जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्मियों के सीजन में आम आते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल हुआ क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग का। जो ऐसी फार्मिंग जो क्लाइमेट चेंजेस को हैंडल कर सके। क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग का मतलब हुआ ऐसी फार्मिंग जो क्लाइमेट चेंजेस के आ, आ, में या क्लाइमेट में हो रहे चेंजेस को सहन कर सके। लखपति दीदी एमिंग टू रेज द एनुअल इनकम ऑफ 6 करोड़ वुमन। तो वुमन इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं हैं, जो जितने भी हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं भारत में, उसमें से उनमें जितनी भी महिलाएं हैं में एज ए मेंबर काम कर रही हैं, उनमें उनकी एनुअल इनकम को बढ़ाना है। तो ऐसा हम एक अनुमान है कि मतलब एक अनुमान है, मतलब स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये है कि 6 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में है अभी। ओके, तीसरा टॉपिक है हमारा एडवांस डिफेंस सिस्टम। एडवांस डिफेंस सिस्टम में आता है आपका थर्ड और आता है आपका PRSM। थर्ड ये अमेरिका के द्वारा विकसित किया हुआ एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में थर्ड बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। मतलब कि जैसे आपने S-400 सुना होगा, जो रशिया से हम लोगों ने लिया है, वैसा ही यूएस का थर्ड सिस्टम है जो वो ग्राउंड पर लोकेट होता है, लेकिन उसको जब वो कोई भी एयर मिसाइल ड्रोन या फिर कुछ ऐसे एयर अटैक होते हैं तो उनको काउंटरसेप्ट करने के लिए या इंटरसेप्ट करने के लिए एलिजिबल होता है। तो यूएस सिस्टम डिजाइन बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी ये कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, तो यूजेस हिट्टोकिल टेक्नोलॉजी। हिट्टोकिल टेक्नोलॉजी ये आप ऐसे कीवर्ड याद से रख सकते हो, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हिट्टोकिल टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी rather देन एक्सप्लोसिव्स। ये क्या करता है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ये बॉल है, ये बॉल है, ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे कि तो एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगर ये भी रबड़ की बॉल है, ये भी रबड़ की बॉल है, तो एक दूसरे को अच्छा मतलब डिस्टेंस पे दे धक्का देते हैं। उस वो ये क्या होता है, क्योंकि इसका F1 फोर्स होता है, इसका F2 फोर्स होता है,
जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो इन दोनों का फोर्स हो जाता है F1 F2, इसका फोर्स हो जाता है F1 F2। तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अभी की हीट टू किल टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जो ये थर्ड में मिसाइल्स होंगी वो अगर किसी प्लेन को हिट करेंगी कि या किसी मिसाइल को हिट करेंगी तो वो उसको एक्सप्लोजिव से नहीं, काइनेटिक एनर्जी से डिस्ट्रॉय करेंगी। ये आप मेंस के और इवन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं ये। ठीक है, तो दूसरा है आपका पीआरएसएम। पीआरएसएम में आपका इसका फुल फॉर्म है प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल। न्यू लैंग्वेज is sorry, new long range surface to surface guided missile intended to replace the ATACMS या ATACMS या ATAMCM जो भी। तो this recently reported that have been used for the first time combat during the conflict of West Asia। तो ये एक पीआरएसएम नई टेक्नोलॉजी बेस्ड सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल जो यूएस ने डेवलप करी है, उसका फर्स्ट यूज ये लोग जो भी अभी वेस्ट एशिया में ईरान के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें उन्होंने यूज किया हुआ है। तो ये एक न्यूज में है, आप याद रख सकते हैं इसको। बट ये जो है आपका साइंस के पेपर में भी इम्पोर्टेंट है, डिफेंस के पेपर में भी इम्पोर्टेंट है, हिट टू किल टेक्नोलॉजी। एंड उसके ऊपर का आपका थर्ड थर्ड काफी समय से न्यूज में है, लेकिन अभी के लिए इन्होंने जो काइनेटिक एनर्जी का यूज किया ये में आपका प्रीलिम्स के ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीसरा टॉपिक है आपका, चौथा टॉपिक है सोशल टेक्नोलॉजी इनोवेशन, जी स्पाइडर एंड निर्भय निशा। तो जी स्पाइडर रोबोट है। जी स्पाइडर रोबोट एक एआई पावर्ड रोबोट है। जी स्पाइडर निर्भय निशा। जी स्पाइडर एआई पावर्ड रोबोट केनल केनाल क्लीनिंग। तो आप ये तिरुवनंतपुरम में डिप्लॉय किया गया। अभी देखो आपको मैं बताता हूँ, हम लोग शहरों में रहते हैं, शहरों में सीवेज होता है, उसमें पाइपलाइन होते हैं, पाइपलाइन में गड्ढा होता है। तो आप लोग कई बार देखते होंगे कि रोड के साइड में कूड़ा पड़ा रहता है, इधर गंदा कूड़ा पड़ा रहता है और ये ओपन रहता है। अभी आपको क्या लगता है कि इधर क्या हो रहा होता है? इधर कुछ ऐसा जरूर होता है कि जब इधर कूड़ा पड़ा है तो जरूर इस कूड़े को निकाला होगा ना इस सीवेज में से। इस सीवेज में से अगर कूड़े को निकाला तो निकालने के लिए भी किसी ने मैनुअल वर्क किया होगा, किसी ने वर्क करने पर उसने भी हम लोग देखते हैं वो लोग कई बार लोग अंदर उतरते हैं, गड्ढे में से सामान निकालते हैं गंदी, और उसमें गैसेस होती हैं, जहरीली गैसेस। तो वैसे सब चीजें होती हैं यहाँ पे, और उन सबको मैनेज करने के लिए मैन पावर लगता है, और मैन पावर उनकी कई बार डेथ भी हो जाती है ड्यू टू अनहाइजीनिक कंडीशन में वो लोग काम करते हैं, और बहुत सारी बीमारियों से वो लोग जूझते रहते हैं जिंदगी भर। तो उसके लिए एक स्पाइडर रोबोट तिरुवनंतपुरम में, केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में, कैनाल क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। aimed at eliminating the manual scavenging, और इसका है मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट करना, इम्प्रूविंग सेफ्टी। तो अभी के लिए केनाल से होती हैं, नदियों से निकलती है, उनकी भी साफ सफाई की जरूरत होती है, तो उसके लिए ये रोबोट डिप्लॉय किया गया है। लेकिन इसका एम जो है स्पाइडर का वो है मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड
सेफ्टी हजार्ड सैनिटरी वर्क। दूसरा है निर्भया इनिशिएटिव लॉन्च्ड। केरला पुलिस ने एक निर्भया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ऑपरेशन बिटवीन एंड उसका हेल्पलाइन नंबर आप याद रख सकते हैं, 112। ये ठीक है, केरला के स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निर्भया की पाइपलाइन क्या है, एक मेटाफोर है जो कि स्टेम में जितने भी महिलाएं ग्रेजुएट होती हैं या साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ाई की होती है, उन लोगों में से कितनी महिलाएं R&D में जाती हैं। तो ये एक लीकी पाइपलाइन एक मेटाफोर लिया। क्रॉस एक्सपेंडिचर और R&D ये इम्पोर्टेंट रखना। टोटल GDP का 6.64 2.7% R&D पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, जबकि ये यूएस में ज़्यादा है। यूएस और चाइना में 2 से 3% टोटल GDP का वो एक्सपेंडिचर करते हैं, और उनका GDP भी हमारे से कहीं ज़्यादा है। तो मतलब हम उनके कंपेरिजन में बहुत कम R&D पे एक्सपेंडिचर करते हैं। फिर अनुसंधान एंड रिसर्च, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद सकते हैं ये क्या है। और कौन सी यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के मॉडल पे ये डेवलप किया हुआ है। यूएस का नेशनल साइंस फाउंडेशन है, वैसे ही ये भारत के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। किरण स्कीम में महिलाओं को साइंस से जो महिलाएं, इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हो आप। इस जो महिलाएं साइंस में या R&D में पहले एंगेज थी, ड्यू टू सम रीजन वो चली गई हैं या छोड़ दिया उन्होंने, तो उस केस में उनको वापस गवर्नमेंट उनके करियर पाथ पे लाने की कोशिश कर रही है। किरण स्कीम। वुमन एग्रीकल्चर में फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नमो ड्रोन दीदी, ये सब आपको मैंने अभी बताया है। जैसे कि फेमिनाइजेशन में वुमेन्स के जो भी 80% वुमेन्स इंगेज होती हैं एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट और आपका एनिमल हस्बेंड्री टाइप के या फिशरीज टाइप की एक्टिविटीज़ में। और जो टोटल फार्म एग्रीकल्चर लैंड है उसका 3.4% ही वुमेन्स के ऑनरशिप में है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जो आपका यूज टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन्स, GPS, ओके, सॉइल रिसीव एग्जैक्टली। जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब कि आपका ओवरऑल एग्रीकल्चर क्लाइमेट और आपका वाटर कंजप्शन जो होता है एग्रीकल्चर, वो सब आपका बहुत ही मैनेज्ड होना चाहिए, उसको प्रिसीजन एग्रीकल्चर हम लोग बोलेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको पता ही है, जो महिलाएं एक ग्रुप बना के कुछ बिजनेस स्टार्ट करती हैं, उसमें गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। ऐसी ग्रुप्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 6 करोड़ महिलाओं को की इनकम डबल करने का, साल की एनुअल इनकम डबल करना। नमो ड्रोन दीदी तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं काम करती हैं, उन महिलाओं में से 15,000 महिलाओं को ड्रोन से एग्रीकल्चर करने का ट्रेनिंग दी जाएगी। थर्ड अभी बताया मैंने आपको, थर्ड इम्पोर्टेंट है। थर्ड में इम्पोर्टेंट है हिट टू किल काइनेटिक एनर्जी, ATCMS को रिप्लेस करके आ गया है PRSM। ये सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। ओके, ये इम्पोर्टेंट करना है, ये ओल्ड था, ये न्यू है PRSM। उसके अलावा है सोशल एंड टेक्नोलॉजी में मैनुअल स्कैवेंजिंग। क्या होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग? आपको बताया मैंने, गड्ढों में उतर के जो लोग सफाई करते हैं उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। तो एक जी स्पाइडर करके एक रोबोट और बैंडिकोट
द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू रिप्लेस इट। तो जो जी स्पाइडर करके रोबोट है तिरुवनंतपुरम में कैनाल्स को साफ करने के लिए अभी डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन ये इसका मेन जो टारगेट है वो है आपका मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना। निर्भया निशा दी निशा मीन्स नाइट और निर्भया मीन्स सेफ्टी। तो निर्भया मीन्स विदाउट फियर। तो विदाउट फियर आप नाइट में भी हम लोग या फिर जो महिलाएं घूम सके आज़ादी से, उसके लिए एक निर्भया निशा एक इनिशिएटिव में स्टार्ट किया हुआ है केरला पुलिस ने। ओके, तो इसके ऊपर मैंने कुछ एमसीक्यूज भी आपके लिए डिजाइन किए हुए हैं। पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम स्पेशली प्रोवाइड्स फेलोशिप फॉर वुमेन साइंटिफिक किरण साइंटिफिक रिटर्न टर्निंग टू रिसर्च आफ्टर द करियर ब्रेक। तो इसका आंसर आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ओके, सो आंसर इज किरण स्कीम। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया विज्ञान ज्योति स्कीम, गति फ्रेमवर्क, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तीसरा दूसरा है विच इज दी व्हाट इज द इंडियाज करेंट ग्लोबल रैंक इन द साइंटिफिक पब्लिकेशंस। इसका आंसर है थर्ड। Namo Drone Didi scheme is preliminary used primarily aimed at provide free smartphone to rural women, नहीं training women SST to drone based precision। या तो इसका आंसर हो गया बी। इसके बाद है approximately what percentage of agricultural land holding is registered on the name of 1913.9। ओके, चौथा है आपका which technology does the third missile is defend the hit to kill kinetic energy। okay, so PRSM strike decides to exist the PRS किसको रिप्लेस किया है ATCMS को। The spider robotic system is as primarily used for preliminary robotic canal and sanitation। okay. Which state police launched the निर्भया? तो केरला। सो आपका वीडियो होता है यहीं समाप्त।